उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। भले ही ख्वाब टूट जाए लेकिन हौसला जिंदा हो, भले ही ख्वाब टूट जाए लेकिन हौसला जिंदा हो, हौसला इस कदर जिंदा हो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। नमस्कार, मैं राघव आप सभी को राघव मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पिछले लगातार दो क्लासेज में हम लोगों ने देखा। पहले क्लास में इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का और ऑर्डर देखा, उसके बाद दूसरे क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मेरे ख्याल से 2 क्लासेज आपका हो चुका है। पहले क्लास में हम लोग फाउंडेशन देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, ऑर्डर की मदद से किस तरह से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बन रहा था, रो और कॉलम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड होते जा रहा था। फिर उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स को ब्रेक किया और स्क्वायर मैट्रिक्स से 2 अलग अलग मैट्रिक्स को ब्रेक किया और फिर उसके मदद से अलग अलग मैट्रिसेस देखा। तो अगर आप लोग वो 2 क्लास नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो लेक्चर से पहले वो दोनों देखें, उसके बाद आज का देखें, तब आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा। चलो, आज के लिए एक स्पेशल टॉपिक है और स्पेशल मैट्रिक्स है जिसके लिए हम लोग आज के लिए जुड़े हैं। तो सबसे पहले सिंगलटन मैट्रिक्स। देखिए सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है। हाँ, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो सिंगलटन मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है। ये किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम 1 हो जाए, यानी रो और कॉलम 1 हो जाए, यानी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर हो जाए। तो जब 1 क्रॉस 1 ऑर्डर होगा यानी उसके एलिमेंट्स कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 क्रॉस 1 रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स टोटल एलिमेंट्स मिलता है। रो इंटू कॉलम यदि टोटल एलिमेंट्स मिलता है और 1 के बराबर है यानी रो भी 1 और कॉलम भी कितना? 1 हो। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का जिक्र किया गया उसे हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मैट्रिक्स है जिसके डोनेट करते हैं AIJ से, इसके ऑर्डर होता है m क्रॉस n। अब यहाँ से m और n दोनों 1 हो जाता है, तब 1 क्रॉस 1 वैल्यू 1 मिलता है। ये हो गया आपका सिंगलटन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे होंगे तो 3 ओनली 1 एलिमेंट, k कैन बी एनी स्केलर, कोई भी नंबर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये आपका सिंगलटन मैट्रिक्स है। बहुत ही आसान है सिंगलटन मैट्रिक्स, आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप देख लीजिए। सिंगलटन मैट्रिक्स का ज़्यादातर जिक्र नहीं किया गया है कई बुकों में, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। अब उसके बाद देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहा जाता है। आप जीरो मैट्रिक्स बोलिए या नल मैट्रिक्स बोलिए, दोनों सेम है। वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सबका सब क्या होता है? सेम होता है। नल मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। हाँ, इसमें ऑर्डर से कोई जरूरत नहीं है। ऑर्डर इसका चाहे तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, किसी भी तरह का मैट्रिसेस हो, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है जीरो मैट्रिक्स का। बस इसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट आर जीरो। इसके सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आपका m क्रॉस n है, जहाँ AIJ सभी एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ये आपका ऑर्डर अगर देखोगे तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आमतौर पे इसको 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 लिख दीजिए। अब इसमें देखिए, ये जो है वो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, लेकिन ये है भी कैसा मैट्रिक्स? तो जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब देखिए एक बात यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स को ऑलवेज हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। अगर कहीं जीरो दिख गया हो तो आप उसको समझना कि जीरो मैट्रिक्स है, अगर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है तो। अब देखिए ये जो है आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ये आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं होंगे। अलग बात है कि दोनों जीरो ही मैट्रिक्स है, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के बारे में आगे समझेंगे क्या कंडीशन होता है। ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। जीरो होने से बात नहीं बनेगा, ठीक है, जीरो है लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? तो 2 इंटू 2 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3 है। तो ऑर्डर अलग अलग होने के कारण दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आगे समझते हैं, उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये हो गया 2 मैट्रिक्स, पहला आपका सिंगलटन मैट्रिक्स, दूसरा आपका जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे दोनों मैट्रिक्स के बारे में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर वीडियो को या तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए कंपैरेबल मैट्रिक्स।
जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंपेयर, कंपेरेबल बना किससे, कंपेयर से। कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 क्वांटिटी का जरूरत है। आप अगर आपको तुलना करना है, कंपेयर करना है किसी से, तो जरूर किसी न किसी दूसरे आपका व्यक्ति की जरूरत है, आपका तुलना किसी दूसरे से, यानी 2 थिंग्स होना जरूरी है। यानी यहाँ पे यदि मैट्रिक्स का कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेबिलिटी, इसी को बोल सकते हैं कंपेरेबल, तो 2 मैट्राइसेस होना बहुत जरूरी है। अब 2 मैट्राइसेस आपस में कंपेरेबल मैट्राइसेस तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम। बस ऑर्डर देखना, आगे कुछ नहीं देखना। जैसे देखिए 2 मैट्राइसेस A एंड B आर सेड टू बी कंपेरेबल, ये दोनों कंपेरेबल तब होंगे जब उसका ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी मैट्रिक्स A का ऑर्डर मैट्रिक्स B के ऑर्डर के इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा मैट्रिक्स है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। चलिए जैसे देखिए यहाँ से एक मैट्रिक्स आपने लिया A जिसके सभी एलिमेंट Aij, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब यहाँ से ध्यान दीजिए Bij दूसरा मैट्रिक्स B, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q, यानी दोनों अगर कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो m क्रॉस n p क्रॉस q के बराबर होंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप यदि ध्यान से देखिएगा तो m किसके बराबर हो रहा है, p के बराबर हो रहा है। m यदि p के बराबर हो रहा है तो n किसके बराबर हो रहा है, q के बराबर हो रहा है। तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स तब होंगे, दोनों आपस में कंपेरेबल मैट्रिक्स तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल लिया है, आप इसको बताओ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, ऑर्डर नीचे लिखा जाता है, और दूसरा मैट्रिक्स m बाई n है, पहला मैट्रिक्स 3 बाई 5 या 3 क्रॉस 5 जो भी बोल सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3 बाई 5 और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर m बाई n, दोनों कंपेरेबल है। यदि दोनों कंपेरेबल है तो मैंने बताया कि जब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ आप लोग। तो आप कहिएगा सर m क्रॉस n 3 क्रॉस 5 के बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही है, m क्रॉस n 3 क्रॉस 5 के बराबर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। ये तो 5 क्रॉस 5 3 है, 5 इंटू 3 है, यानी m और n का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि अभी अभी देखा था कि पहला रो के बराबर, दूसरा कॉलम के बराबर। तो रो यदि यहाँ से 3 है तो यहाँ पे m बराबर 3 होना चाहिए, m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और n का वैल्यू यहाँ से देख रहे हो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 3,5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 3,5 है। तो आपका ऑर्डर यहाँ से पता चल गया। तो m और n का वैल्यू कैसे बता दिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स की मदद से बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए अगला है इक्वल मैट्रिक्स, अगला आपका दिया हुआ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इक्वल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2 मैट्रिक्स दिया हो, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब पहले दोनों का ऑर्डर सेम। जैसे कंपेरेबल मैट्रिक्स में आपने क्या देखा, दोनों का ऑर्डर सेम, यदि दोनों का ऑर्डर सेम है तो कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। चलो ठीक है, बट इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस या इक्वल मैट्राइसेस तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर तो सेम हो ही हो, साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए या आइडेंटिकल होना चाहिए। क्या बोला सर, फिर से बताओ इसको। देखो 2 मैट्राइसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ, इसको IFF को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो यदि इफ एंड ओनली इफ मिले तो आप मैथ के भाषा में डायरेक्ट IFF लिख देना और समझ जाना कि यह लिखा हुआ इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ जिसको हिंदी में कहते हैं यदि और केवल यदि। तो देखिए 2 मैट्राइसेस A एंड B इक्वल तभी होंगे यदि और केवल जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। पहला कंडीशन है कि ऑर्डर सेम है, दूसरा कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ देम आर इक्वल, या इसी को आइडेंटिकल भी कहते हैं, यानी उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए, तभी हम लोग कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 मैट्रिक्स है A और B, कहा जा रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट Aij जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट Bij जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है। तो यहाँ से 2 कंडीशन निकल के आता है। पहला कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी m क्रॉस n बराबर p क्रॉस q होना चाहिए, और यदि m क्रॉस n बराबर p क्रॉस q है, इसका मतलब ये हुआ कि m आपका p के बराबर हो गया, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि n आपका q के बराबर हो गया।
तो m बराबर p और n बराबर q। यहां से आपको पहला कंडीशन समझ में आता है सेम ऑर्डर के लिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा आप समझते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल कहने का मतलब, ये बहुत ही फेमस वर्ड है साइंस के अंदर, आइडेंटिकल कहने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर, यानी aij किसके बराबर, bij के बराबर। पहले कॉम्परेबल में हम लोग आइडेंटिकल नहीं कर रहे थे एलिमेंट, लेकिन इक्वलिटी में, इक्वल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को आइडेंटिकल किया, यानी ऑर्डर को तो सेम किया ही किया, साथ ही साथ उसके एलिमेंट को भी सेम किया। ये क्या है, देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखिए ये दो मैट्रिसेस है, अब कह रहा है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप ऑर्डर पहले चेक करो, इसका ऑर्डर 2/3, बहुत बढ़िया, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स को देखिए और बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आप कहिएगा कि सर इसका ऑर्डर 2 और इसका 2/3, यानी रो 2 और कॉलम कितना 3, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों जो है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब अगर ऑर्डर सेम हो जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलावेगा, तो आप कहिएगा सर कॉम्परेबल मैट्रिक्स कहलावेगा। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल है, यानी दोनों मैट्रिक्स कॉम्परेबल के साथ साथ इक्वल तब होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल बोले तो क्या, सेम हो जाए। अब बताइए, इसके पहले एलिमेंट x है, इसके पहले एलिमेंट के बराबर। आइडेंटिकल का मतलब इसके पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में x है, तो यहाँ फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में क्या है, 3 है, यानी x बराबर कितना मिल गया, 3 मिल। अब बताइए फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, y है, यानी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम क्या है, y है। तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो यहां से आपका y बराबर 1। अब कोई बात करता है z का, तो z के बारे में आप बताइए कि z किसके बराबर होगा, कहिएगा सर y के बराबर है। इसी तरह से a किसके बराबर है, तो a की बात किया जाए तो a आपका सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहां से सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलता है, 2 मिलता है। अब इसी तरह से आगे बढ़िए, b का वैल्यू, सर b का वैल्यू सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 0। c का वैल्यू, तो कहिएगा कि c का वैल्यू यहां से आ जाता है 4। तो इस तरह से टोटल हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की मदद से a b c x y z के बारे में बताया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, आप पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मैट्रिक्स में टोटल 3 रो है और कॉलम कितना है, 2 है। तो 3 रो और 2 कॉलम, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होता है वो आपका होता है 3/2, यानी पहले मैट्रिसेस का ऑर्डर हो गया 3/2। दूसरे मैट्रिसेस को देखेंगे जो कि इसके इक्वल दिया हुआ है, इसका भी 3 रो और 2 कॉलम, यानी इसका भी ऑर्डर कितना, 3/2, यानी 3/2 ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स बन गया। दैट मीन्स ये हो गया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, और जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के मदद से हम लोग एक चीज़ और बता सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिसिंग था। क्वेश्चन देखिए क्या था कि यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो आप थीटा का वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। कोशिश करो बताने का कि दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल मैट्रिक्स है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा। दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल मैट्रिक्स है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा। चलिए तो आपका थीटा का वैल्यू कितना आया बताइए। तो सबसे पहले समझते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके ऑर्डर सेम होंगे, और ऑर्डर यदि सेम है तो यहाँ से एक बात और आपको पता चल रहा होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आइडेंटिकल होगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल यानी इक्वल होगा। तो साइन थीटा, यदि आप बात करते हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा यहाँ से, साइन थीटा आपका यहाँ से 1/2 के बराबर है। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 के बराबर होगा। चलिए साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 के बराबर है। और देखिए
साइन थीटा का वैल्यू 1/√2। चलिए पहले रो से हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, यहाँ से भी 1/√2 साइन थीटा के बराबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए कॉस थीटा का वैल्यू -1/√2। कॉस थीटा का वैल्यू कितना? -1/√2। यहाँ कॉस थीटा के बराबर, ये तो बिल्कुल सही है आपका। अब इसमें देखिए कॉस थीटा फिर कॉस थीटा के बराबर, यानी tan थीटा -1। अब यहाँ से क्या आया? tan थीटा -1। तो ऐसा कौन सा थीटा का वैल्यू है जो कि तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो? थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो? ध्यान से देखना, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा का वैल्यू -1/√2। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो बोलिएगा सर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। चलो ठीक है, मैं 45 डिग्री इसको मान लिया, बाय द वे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मान लिया। इसको बताओ तो कहिएगा सर कॉस थीटा का वैल्यू -1/√2 है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री नहीं बोल सकते। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? थीटा का वैल्यू यदि 45 डिग्री नहीं बोल सकते हैं तो फिर क्या बोलेंगे? एक वैल्यू और होता है जिसका वैल्यू -1/√2 होता है, वह होता है 135 डिग्री। 135 डिग्री पर आपका cos थीटा -1/√2 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए cos 135 डिग्री, 135 डिग्री यानी 90 + 45। 90 + 45 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ से वैल्यू जो हो जाता है cos का वैल्यू निगेटिव होता है, तो इसलिए cos -1/√2 का वैल्यू 135 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू आप 135 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री और 135 डिग्री दोनों पर सेम वैल्यू आता है 1/√2। तो आप यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि सर थीटा का वैल्यू 135 डिग्री आया, तो थीटा का वैल्यू 135 डिग्री का भी मान 1/√2 और 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना? 1/√2। तो 1/√2 और यहाँ -1/√2 दोनों इक्वेशन को साइन कॉस के लिए सेटिस्फाइड कराने के लिए एक ही एंगल आपके पास था, वह था 135 डिग्री, जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करा दिया। और ये तो क्लियर है, आपको टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आपको पता है, tan थीटा -1 135 डिग्री पे पड़ता है, तो 135 डिग्री, यानी तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि थीटा का वैल्यू 135 डिग्री आया, यानी 135 डिग्री के बाद थीटा का वैल्यू रखने के बाद पूरा का पूरा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है और इक्वल मैट्रिक्स को प्रेजेंट करता है। अब यहाँ से बताइए थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 135 डिग्री आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा कि इक्वल मैट्रिक्स है तो ABC XYZ कैसे आया। अब दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो थीटा का वैल्यू कितना है? तो थीटा का वैल्यू कितना आया? 135 डिग्री आया। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर साइन थीटा के लिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका वैल्यू जो है वो आता है 45 डिग्री, बट 45 और 135 दोनों आता है, क्योंकि 45 तो ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा बट ये दोनों को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए हम लोग 135 डिग्री के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये दोनों मैट्रिक्स ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो x/w/z का वैल्यू बताइए। सबसे पहले ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो पहले तो ऑर्डर सेम होगा, और यदि ऑर्डर सेम है तो उसका ये आइडेंटिकल होगा। ऑर्डर सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए x+3 एक्चुअल में -x+1 के बराबर होगा। अब इधर से आया -x, तो x और x जुट के कितना x हो गया? 2x हो गया। अब इधर से आया -x, तो x और x जुट के कितना हो गया? 2x हो गया। अब ये +3 उधर गया तो -3, तो 1 के साथ -3 कितना हो जाता है? -2 हो जाता है, यानी x का वैल्यू आपका -1। x का वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए 2y + x = 0। x का वैल्यू अभी आपने -1 लिया, तो 2y - 1 = 0, यानी आप बता सकते हैं कि 2y = 1, तो y का वैल्यू कितना? 1/2। y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 1/2 आ गया। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। अब यदि z की बात करते हैं तो यहां से देखो z - 1 3 के बराबर, तो z बराबर किसके बराबर? 4 के बराबर होगा, तो x y z तीनों पता चल गया। अब w की बात करते हैं तो 4w - 8 यहाँ से 2w के बराबर है, यानी 2w इधर आया तो 4w में से 2w गया तो कितना बचा? 2w। अब ये माइनस का इधर आया तो क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब यहाँ से अगर गौर करते हैं तो जाएगा कितने बार में? 4 बार में जाएगा, तो w का वैल्यू कितना आ गया? 4।
तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू सभी का सभी वैल्यू आप लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी जो है आपका थ्योरी चल रहा है एक क्लास और लगभग 1 से 2 एक क्लास और, बेसिकली थोड़ा वीडियो अगर 1 घंटा का बने तो एक क्लास में क्लियर हो जाएगा, लेकिन बच्चों का डिमांड ये रहता है कि सर शॉर्ट वीडियो डाला जाए। लेकिन देखिए शॉर्ट वीडियो में चलो तो ठीक है, लेकिन बड़ा वीडियो भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आप पहले पार्ट में आप जितना भी टाइम आपको देखने का इच्छा है वो देखिए, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में देखिए, तो टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं। वीडियो बड़ा भी हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बस ये देखना है कि कंटेंट में कितना दम है। वीडियो कितना छोटा या कितना बड़ा है वो मज़ा तो बहुत कुछ में आता है, लेकिन बाद में आपको सजा भी देता है। मज़ा से अगर रिजल्ट होने लगे तो हर जगह से रिजल्ट होने लगता है। मज़ा करने से रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट आपको मेहनत करने से होता है। मज़ा की जगह मेहनत करो, और मेहनत करने के लिए आपको बैठना पड़ता है, टेबल और कुर्सी पे बैठना पड़ता है, रात बिताना पड़ता है, समय के साथ लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। आज के डेट में कंपटीशन किसी औरों से नहीं, आपको खुद से है। खुद से जीतना है, खुद से लड़ना है, खुद को जानना है, खुद से मोहब्बत करना है, खुद से बात करना है, किसी दूसरे से नहीं। आप ये बताओ, कंपटीशन अब दूसरा से नहीं है, आपको अपने से। सुबह जल्दी उठना, उठकर पढ़ाई करना, क्लास से जाना, मोबाइल कम यूज करना, इधर उधर दोस्तों से बातें ना करना, मार्केट में नहीं घूमना, ये सब कंपटीशन किसी और से नहीं है, ये आपसे है। मैनेज भी आप ही कर सकते हैं, कोई आपको दूसरा नहीं करके देगा। तो इसलिए अपने आप को जानिए और ज़बरदस्त मेहनत करिए, रिजल्ट बिल्कुल आपके हाथ में होगा। तो चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब आपका ये लास्ट है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स में होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। जब कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए तो उसके जो मेन डायगोनल होते हैं, जिसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, उसके सभी एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, उसी को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग डिनोट करते हैं टीआर से। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे? टीआर से डिनोट करेंगे। अब जैसे इसको कॉर्ड की भाषा में समझ रहे हैं तो सर इसको भी कॉर्ड की भाषा में समझाइए। देखिए यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके सभी एलिमेंट ai j होगा। इसका ऑर्डर क्या होता है? m/n। अब यहां से बताइए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये हुआ कि सबसे पहले तो m/n यानी स्क्वायर बनाना होगा, यानी m बराबर क्या होना चाहिए? n। स्क्वायर बन गया। अब ये मैट्रिक्स स्क्वायर बन गया तो इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके ऑर्डर उसके जो भी आते हैं i और j वो सभी के सभी इक्वल होंगे। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट i बराबर j होता है। यानी i बराबर j बोले तो i बराबर क्या बोल सकते हैं? i बोल सकते हैं। i बराबर j यानी i बराबर i। तो जो भी एलिमेंट्स है उसके सभी के सभी जो होंगे वो i बराबर i होंगे, और i बराबर i होंगे तो आप लिख सकते हैं कि उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ai i होते हैं। क्या होते हैं? ai, जितना i उतना j। तो जो भी एलिमेंट्स है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में काम है तो डायगोनल एलिमेंट को जोड़ना। तो डायगोनल एलिमेंट का पहचान हम लोगों ने कर लिया ai, क्योंकि i बराबर क्या होता है? j। यदि i बराबर j है तो सभी एलिमेंट को ai से डिनोट करते हैं। ai बोले तो क्या? डायगोनल एलिमेंट्स। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सभी को सम कर देना। सम कर देना, इसको समेशन सिग्मा से डिनोट करते हैं ai। और जहां i का वैल्यू 1 से लेके कहां तक? n तक, जितना ऑर्डर होगा उतना ऑर्डर तक के। बाय द वे n ऑर्डर तक है तो n तक, 2 ऑर्डर है तो 2 तक। इसका मतलब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो a11, a22 आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा कहां तक? an तक बढ़ता है। यानी सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट के सम को क्या कहते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसको यदि बात करते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स तो है बिल्कुल सही, 3 ऑर्डर, 3 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर हो गया 3x3 या 3x3। अब इसके सभी डायगोनल एलिमेंट को सम 9 और 2 11, 11 में 2 गया कितना? 9। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया? 9, क्योंकि ट्रेस को टीआर से डिनोट करते हैं। ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया? 9 हो गया। अब ट्रेस ऑफ बी, ये भी आपका जो है वो कैसा मैट्रिक्स है? तो कहिएगा सर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कैसा है? 2x2। अब बताना इसमें डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना? 6 और 4 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे ढंग से थ्योरी को पढ़ा जाएगा। स्टार्टिंग का उधर का वीडियो जो था थोड़ा बहुत इरिटेशन था, क्योंकि स्टार्ट जैसे ही फर्स्ट टाइम आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो अंदर से एक एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है और एनर्जी का तो बोलो नहीं, तो थोड़ा काम तेज़ी से हो जाता है। लेकिन बाद में जब चीज़ों को समझ में आता है कि कैसे करना है तो फिर सब सिस्टमेटिक ढंग से चलने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आइए
प्रॉपर्टीज, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जब इसका बहुत सारे 5-6 प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर यदि कोई भी कांस्टेंट k है, इसका मल्टीप्लाई किए यानी ट्रेस ऑफ k इंटू ए किए, यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उस सभी एलिमेंट्स का सम में k से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो जो आएगा वह पहले आप इसको सम कर दो, उसके बाद k से गुना कर दो, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करके निकालिए या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल के k से गुना करिए, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल के k से गुना या k से गुना करके ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जहाँ k क्या हो सकता है, एनी स्केलर हो सकता है, 2, 3, 4, -1, 0, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। अब आइए ट्रेस ऑफ a प्लस b, यदि दो मैट्रिसेस का ट्रेस को आप सम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या अलग अलग दोनों को सम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दोनों मैट्रिसेस को जोड़ के या घटा के ट्रेस निकालिए या ट्रेस निकाल के जोड़िए या घटाइए, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से ये निकल के आया कि दोनों मैट्रिसेस का ट्रेस निकाल के जोड़िए या घटाइए या तो फिर जोड़िए घटा के ट्रेस निकालिए, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी नंबर दूसरा। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा देखिए, यदि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी बोले यानी दो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करके ट्रेस निकाले तो अलग अलग यदि निकाल के दोनों को देखेंगे इक्वल करके तो कभी नहीं होगा, जो कि यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 पे कभी नहीं हो सकता है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके ट्रेस निकाले या ट्रेस, हाँ सही है, ट्रेस दोनों अगर इस तरह से आप देखते हैं तो कभी इक्वल नहीं होगा। ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ ए बी कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये सही क्या होगा सर, सही यहाँ पे देखिए, यदि आप ट्रेस ऑफ ए बी निकाल रहे हैं या ट्रेस ऑफ बी ए निकाल रहे हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, ए और बी सेम ऑर्डर का होता है। ए और बी कैसा ऑर्डर का होता है, सेम ऑर्डर का। यानी जब ए और बी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर हो सकता है, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये तो इक्वल खुद ही आप दो मैट्रिसेस को आप इसको ऐसे हो सकता है, इसको हटा देते हैं, सबसे बढ़िया ये ऐसे ही लिखा गया था, लेकिन इसको आप इस तरह से चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे। चलिए, यानी दो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करके ट्रेस ए बी या बी ए, उसके बाद ट्रेस, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जहां ए और बी कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तब दोनों का जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए, यदि ट्रेस ऑफ ए देख रहे हैं यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रेस या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ट्रेस, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए। ए डैश इज इक्वल ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ये ट्रांसपोज ऑफ ए को डिनोट करता है ए डैश। अब हम समझाएंगे आने वाले टाइम में कि ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देखिए, ट्रांसपोज ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देते हैं तो ट्रांसपोज हो जाता है, जो कि आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकालिए या उसके ट्रांसपोज करके ट्रेस निकालिए, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 बहुत ही बढ़िया है। जैसे लेमडा और म्यू दो कांस्टेंट है, लेमडा और म्यू दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, यदि किसी पहले मैट्रिक्स में लेमडा से गुना और दूसरे मैट्रिक्स में म्यू से गुना, अब दोनों को गुना करके आपस में ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब उस मैट्रिक्स का ट्रेस, बहुत बढ़िया, इधर देखिए, पहले मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकाल के लेमडा से गुना और दूसरे मैट्रिक्स बी को निकाल के म्यू से गुना करके ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये होता है आपका ट्रेस ऑफ लेमडा ए प्लस म्यू का सम, उसके बाद ट्रेस ऑफ लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस या माइनस म्यू इंटू ट्रेस ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी होता है आपका जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का होता है। बोर्ड में तो बहुत ही कम पूछता है, लेकिन ऐसे एनडीए के लिए, जेईई मेंस के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। अब आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ कि बताओ इसका क्या होगा वैल्यू। देखो, ट्रेस ऑफ 2a प्लस 2b, 2 क्या काम कर रहा है, लेमडा का काम कर रहा है। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो 2 लेमडा का काम कर रहा है। यदि 2 आपका लेमडा का काम कर रहा है तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ट्रेस ऑफ a प्लस 3 ट्रेस ऑफ b। सेम बात है, आप लेमडा और म्यू को बाहर निकाल सकते हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपका यहां तक का क्लास क्लियर होता है। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, सिंगलटन मैट्रिक्स,
सबसे पहले एक बार रिकॉल करवा देते हैं आज की क्लास में क्या देखा। देखिए सबसे पहले सिंगलटन मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। फिर देखा कंपेरेबल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। उसके बाद आते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स तब हो सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने इस पर एग्जाम्पल देखा, फिर देखिए फिर एक और एग्जाम्पल देखा। उसके बाद लास्ट में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सिर्फ ये याद रखना कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट का सम, और वह डायगोनल एलिमेंट किस मैट्रिक्स का हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम ही क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देगा। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने इतना देखा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप मैट्रिक्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और उसके बाद लेक्चर 4 को देखिए, तब बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जो बच्चा रेगुलर देख रहा है, अगर वो मेहनत कर रहा है और सारे का सारे वीडियो देख करके अगर कॉपी पे नोट डाउन किया, तो मैं उससे बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट जो है मैट्रिसेस का, उसको आप जरूर बनाइए, पूरा का पूरा बन जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आप सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, जिस भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, उस बोर्ड का PYQ लगाइए। फिर एनडीए का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ आरडी शर्मा का क्वेश्चन देख सकते हैं। यानी अच्छे कलेक्शन आपको क्वेश्चन का अगर बनाना है तो आप अभी बनाते जाइए, फिर बाद में मैं आऊँगा और आपको एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। एनसीईआरटी का टोटल सोल्यूशन और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।